हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। तो फ्रेंड, इससे पहले वीडियो में हम एलर्जी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि एलर्जी क्या होती है। उसके बाद हम इसकी 4 टाइप्स के बारे में बात कर चुके हैं और फिर मैकेनिज़्म ऑफ एलर्जी के बारे में बात कर चुके हैं। उसके बाद आज का जो हमारा फार्माकोग्नोसी में लेक्चर है वो है ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। मीन कि अगर किसी पर्सन को एलर्जी हो गई है तो इसका हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो कहता है 3 जनरल अप्रोचेज टू ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी, यानी कि 3 ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए हम जो है वो एलर्जी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहले नंबर पे आता है अवॉइडेंस, फार्माकोथेरापी और इम्यूनोथेरापी। तो दोस्तों, अब हम इनको बारी बारी इन डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस में दोस्तों आता है कि इसमें हम एलर्जी से बच कर सकते हैं, यानी कि अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे कहता है वेयर पोलन मास्क, मूविंग ग्रासेस एंड हाउस क्लीनिंग, यानी कि मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए ख़ास तौर पर जब फसलें काटने का मौसम हो, और हाउस क्लीनिंग यानी कि घरों की सफाई करते वक्त। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है रीड एंड अंडरस्टैंड फूड लेबल्स। कुछ लोग जो होते हैं ना वो फूड से भी एलर्जिक होते हैं, इसलिए उनको जब फूड इस्तेमाल करें, खाना वगैरह इस्तेमाल करें, तो वो लेबल को अच्छी तरह पढ़ लें। उसके बाद आता है कीप डोर्स एंड विंडोज़, यानी कि खिड़कियों और दरवाज़ों को बंद रखना चाहिए ख़ासतौर पर जब बाहर का मौसम हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना वो पोलन एलर्जी से एलर्जिक होते हैं। उसके बाद आता है यूज़ एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर का हमें इस्तेमाल करना चाहिए घरों वगैरह में, ऑफिस वगैरह में या कार्स। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है डू नॉट अलाउ डेंडर प्रोड्यूसिंग एनिमल्स लाइक कैट्स, डॉग्स। कुछ जानवर भी एलर्जिक होते हैं, उनकी स्किन से भी हमें एलर्जी हो सकती है, या उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह भी होते हैं लाइक कैट, डॉग्स। उसके बाद आता है रिमूव कारपेट्स, यानी कि क्लीन वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए, सफाई वगैरह रखनी चाहिए घरों में। उसके बाद आता है वॉश शीट्स मैट्रेस वीकली हॉट वाटर, यानी कि शीट्स, मैट्रेस, गद्दों वगैरह को जो है ना वो हफ्ते में गर्म पानी से धोना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हो गया था अवॉइडेंस, यानी कि एलर्जी से बचाओ। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है फार्माकोथेरापी। फार्माकोथेरापी में दोस्तों हमें अवॉइडेंस करने के बावजूद भी, एहतियात करने के बावजूद भी अगर एलर्जी हो जाती है तो फिर क्या करना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे आता है मेडिकेशन, यानी कि कॉमन एलर्जी मेडिकेशन, यानी कि एलर्जी हो जाए अगर तो इलाज कैसे किया जाए। तो आता है एंटीहिस्टामाइन, ड्रग दैट ब्लॉक दी हिस्टामाइन रिएक्शंस। तो दोस्तों, हिस्टामाइन के बारे में तो आप जानते होंगे, क्योंकि हिस्टामाइन के ऊपर हमने पहला भी वीडियो बना चुके हैं। हिस्टामाइन एक इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर है, एक केमिकल है जो कि मास्ट सेल के बस्ट होने के से जो है ना वो हमारे ब्लड में ये ट्रांसफ़र होता है और एलर्जी की सिम्टम ज़ाहिर करता है। उसी केमिकल के लिए जो हमने एंटीहिस्टामाइन यानी कि जो एंटीडोट बनाए हैं उसका नाम है एंटीहिस्टामाइन। ये एक ड्रग है, अगर ये खिलाई जाए तो ये हिस्टामाइन के रिएक्शन को जो ना वो ब्लॉक कर देती है। कहता है फर्स्ट जनरेशन में डाइफेनहाइड्रामाइन और क्लोरोफेनिरामीन। अगर सेकंड नंबर पे आता है सिट्राजीन वगैरह, लोराडानाइन वगैरह। न्यू टू मार्केट एंड अवेलेबल प्रिस्क्रिप्शन ओनली बाय नेज़ल स्प्रे कॉल्ड एस्टीलाइन। तो दोस्तों, ये एक ड्रग है जिसको हम नेज़ल के ज़रिए जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका नाम है एस्टेलिन।
उसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर पे आ जाता है इम्यूनोथेरेपी। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास चीज़ आती ट्रीटमेंट आती है वो है इम्यूनोथेरेपी। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। तो आइए देखते हैं। तो हर जानदार में एक क़ुव्वत मदाफ़त होती है जो कि बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने की एबिलिटी रखती है, उसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। तब हम आते हैं इम्यूनोथेरेपी की तरफ। तो कहता है कि व्हेन अवॉइडेंस एंड मेडिकेशंस फेल टू कंट्रोल एलर्जी, डॉक्टर में सजेस्ट एलर्जी इम्यूनोथेरेपी एलर्जन शोर्स। इसमें वो कहता है कि अवॉइडेंस जो है ना वो भी हमारे फेल हो जाएं, मेडिकेशन भी हमारी एलर्जी को कंट्रोल करने में फ़ेल हो जाएं, तो फिर जो हमारे पास तीसरा जो है ना वो ट्रीटमेंट होती है वो है इम्यूनोथेरेपी, जो कि डॉक्टर जो है ना वो एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात हमारा जिस्म जो है ना वो कैंसर के ख़िलाफ़ या ट्यूमर के ख़िलाफ़ जो है ना वो नहीं लड़ सकता, उसके लिए फिर हमें इम्यूनोथेरेपी इस्तेमाल करनी पड़ती है। इसमें हम अपने इम्यून सिस्टम को कैंसर के ख़िलाफ़ एक्टिवेट करवाया जाता है, जो कि ट्यूमर या कैंसर के ख़िलाफ़ लड़ता है। इसमें इंजेक्शन जो है ना वो एलर्जन का इंजेक्शन डिसेंसिटाइज़ इंजेक्शन के ज़रिए जो है ना वो हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ड्यूरेशन की बात करें तो कहता है कि सोल्यूशन ऑफ एलर्जन गिवन 1 to 5 टाइम्स वीक, स्टगर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। इसमें वो कहता है सोल्यूशन ऑफ एलर्जन दिया जाता है 1 to 5 टाइम वीक्स, यानी कि एक वीक इसमें 4 से 1 से 5 बार तकरीबन लगाया जाता है, जो स्टगर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, जो कि तेज़ी से इसका ट्रीटमेंट करता है एलर्जी का। उसके बाद कहता है टेक्स अबाउट 3 to 4 ईयर्स फॉर पेशेंट फ्री ऑफ सिम्टम्स। इस लाइन में वो कहता है कि 3 से 4 साल तक पेशेंट जो है ना वो एलर्जी से महफूज रहता है। उसके बाद जो सिम्टम जो है ना वो ज़ाहिर नहीं। उसके बाद हम इसके मैकेनिज़्म पर आते हैं। कहता है कि मैकेनिज़्म ऑफ इम्यूनोथेरेपी, यानी कि इम्यूनोथेरेपी के ज़रिए इम्यूनोथेरेपी कैसे हमारी बॉडी में अपना काम सर अंजाम देती है। उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एलर्जी के। मैकेनिज़्म ऑफ एलर्जी में ये हमारे पास होता है प्लाज्मा सेल। जब पहली दफ़ा एलर्जन जब हमारी बॉडी में एंटर होता था तो प्लाज्मा सेल इसे engulf कर लेता था और इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देता था, जो कि मास सेल के साथ आकर अटैच हो जाती थी। और उसके बाद जब दूसरी बार फिर वही एलर्जन हमारी बॉडी में एंटर होता था, तब जो है ना एलर्जन का सामना जो प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई थी उसके साथ उसका आमना सामना होता है। जब इसके ऊपर जाकर लगता है, ये एंटीबॉडीज़ हैं, इसके ऊपर जाकर लगता है तो मास सेल का बस्ट हो जाता है और इसमें से केमिकल्स वगैरह निकलते हैं, ग्रैन्यूल्स वगैरह निकलते हैं, जो कि हमारी बॉडी में एंटर होकर एलर्जी काज करते हैं। तो ये तो हो गया था मैकेनिज़्म ऑफ एलर्जी। अब हम आते हैं मैकेनिज़्म ऑफ इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में ये हमारे पास एक वैक्सीनेटेड प्लाज्मा सेल है और ये एक प्लाज्मा सेल है, ये गैर वैक्सीनेटेड है। जब एलर्जन हमारी बॉडी में एंटर होगा तो वो प्लाज्मा सेल के ऊपर आकर लगेगा और प्लाज्मा सेल इसे इंगल्फ कर लेगा और प्लाज्मा सेल जो है ना इंगल्फ करने के बाद एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा और उसी वक्त ये भी अपना काम कर रहा होगा। जो वैक्सीनेटेड प्लाज्मा सेल है ये भी अपना काम करेगा, ये भी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा और इस प्लाज्मा सेल की और वैक्सीनेटेड प्लाज्मा सेल की जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी वो अपने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगी और इसको ख़त्म एक दूसरे को ख़त्म कर देंगी, जिससे ये मास सेल महफूज रहेगा, जिससे पहले तो ग्रैन्यूल्स वगैरह बस्ट होकर निकलते थे वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाते थे। चूँकि इसके ऊपर एंटीबॉडीज़ नहीं लगी और ना ही इसके ऊपर एंटीबॉडीज़ लगती तो इसके ऊपर एलर्जन ने आकर अटैक करना था। हाँ तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, उम्मीद है अच्छी लगी होगी।
मिलते हैं अगली वीडियो में, उतनी देर के लिए गॉड ब्लेस यू।